जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में एंड जो आपका न्यू प्रोसेस है उसके साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ आपको पहले ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो आपके कब के बने होने चाहिए। इसके अलावा फुल्ली एलिजिबल आप इसमें कैसे हो पाएंगे, एज लिमिट आपकी कब तक काउंट की जाएगी, ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से आपको दी जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो को शुरुआत के 3-4 मिनट देखना बहुत जरूरी है। अगर आप 3-4 मिनट के अंदर देखने के बाद में एलिजिबल पाए गए तो आप गाइज इस वीडियो को आगे देख करके अपना फॉर्म कंप्लीट फिल कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 5500 पोस्ट पर निकाली गई है। इसके फॉर्म आप लोग 11 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे। इसमें कांस्टेबल मेल के लिए 4500 पोस्ट है, कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवेज पुलिस के लिए 400 है और कांस्टेबल फीमेल के लिए 600 है। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास प्लस HSC CET ग्रुप सी मांगा गया है। फिर गाइज आप यहां पर नीचे की तरफ आएंगे और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी जरूरी डिटेल्स है वो एक बार नोटिफिकेशन से भी चेक करेंगे। यहां पर आपको शुरुआत में ही ये बता दिया कि किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। साथ ही यहां पर ये बोला है कि इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर BCA BCB EWS कैंडिडेट। साथ ही ये कहा है कि सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 एंड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। यानी कि जो BCA BCB EWS कैंडिडेट है जो इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, उनका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 25 जनवरी 2026 के बीच का बना होना चाहिए। जिनका इसके पहले का उसके बाद का होगा तो वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। फिर जो कैंडिडेट DSC OSC कैंडिडेट है इनका जो सर्टिफिकेट है जो भी वो इसमें यहाँ पर अपलोड करेंगे वो 13 नवंबर 2024 से लेकर के 25 जनवरी 2026 के बीच का होना चाहिए। फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यूड इश्यूड फॉर फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन। इनका जो सर्टिफिकेट है वो 12 जनवरी 2025 से लेकर के 25 जनवरी 2026 के बीच का बना होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर नीचे एक और लाइन देखेंगे जहाँ पर बोला कि दी कैंडिडेट्स हु हैव अर्लियर अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024 मस्ट अप्लाई अफ्रेश फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जिन्होंने पिछली जो वैकेंसी आई थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024 के अंतर्गत उसमें अप्लाई किया था उनको भी अब दोबारा से यहाँ पर अप्लाई करना होगा। पहले वाला फॉर्म काउंट नहीं किया जाएगा। और इसके संबंध में इन्होंने थोड़ी सी स्पेशल जानकारी ये भी दे रखी है जो कि मैं यहाँ पर अभी आपको बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर ये बोला है कि इसमें जो आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी वो एज लिमिट 18 से 25 साल तो उन कैंडिडेट के लिए जो कि अभी फ्रेशली अप्लाई करने वाले हैं न्यू CET ग्रुप सी के माध्यम से, उनकी एज काउंट होगी 1/1/2026 तक। यानी कि 1/1/2026 तक उनकी उम्र ना तो 18 साल से कम होनी चाहिए ना 25 साल से ज़्यादा। और जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग छूट मिलती है एज में वो यहाँ पर दी जाएगी। और गाइज जिन कैंडिडेट ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024 में अप्लाई किया था कैटेगरी नंबर 1 या फिर 2 में, उनकी भी एज लिमिट वैसे तो 18 से 25 है बट उनकी जो एज है वो काउंट की जाएगी 1 सितंबर 2024 तक। यानी कि 1 सितंबर 2024 तक अगर आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024 में अप्लाई किया था तो आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो छूट मिलती है वो यहाँ पर भी दे दी जाएगी। अब आपको यहाँ पर सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि इसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, जो कि ओपन करना अनिवार्य है। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आप आगे बढ़ने से पहले एक बार इनको रीड कर ले ताकि आपके जो डाउट्स है वो यहाँ से भी क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको ये बोला है कि 1/1/2026 तक ग्रुप सी CET उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अपने CET पंजीकरण नंबर का उपयोग करके पुनः पंजीकरण करना होगा। यानी कि जिन्होंने 1/1/2026 तक ग्रुप सी CET परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी वो कैंडिडेट यहाँ पर अपने CET पंजीकरण नंबर का उपयोग करके नया जो पंजीकरण है वो करेंगे। साथ ही बोला कि कैंडिडेट उम्मीदवारों को इस स्क्रीन के दाईं ओर स्थित नया उम्मीदवार बटन पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा। साथ ही कहा कि उम्मीदवार को उनके ईमेल और मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा जिसका उपयोग उन्होंने CET पंजीकरण के दौरान किया था। फिर जो उम्मीदवार इस विज्ञापन जो कि 1/2026 में पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं पंजीकृत उम्मीदवार बटन पर क्लिक करके लॉगिन करके अपना आवेदन भर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें
अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले न्यू कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इनको भी आप एक बार रीड कर लेना और फिर गाइज आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर जो आपका सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे और चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका नंबर जो आपने सीईटी में रजिस्टर किया था। अब आप सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको जो ओटीपी आपके नंबर और ईमेल पर मिला है वो ओटीपी डालना है, एक न्यू पासवर्ड बनाना है अपनी मर्जी से, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और अब आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर गाइज अब आप अगेन आपका सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप देखेंगे। अब आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। आप एक्शन के नीचे व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल के सामने जो इनकम्प्लीट है इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर नीचे आप देखेंगे प्रोसीड टू फिल फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है जो आपने सीईटी के वक्त भरी थी और कुछ जानकारी आपको भरनी है जैसे कि मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर बताएंगे, मैरिड, अनमैरिड, लीगली सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड, विडोवर, जो भी है आपका स्टेटस वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे अपना। फिर एक सवाल है, डू यू हैव ए ब्रदर सिस्टर हु इज योर ट्विन एंड हु हैज़ ऑल्सो अप्लाइड फॉर दिस ग्रुप सी एग्जामिनेशन, यानी कि क्या आपके कोई भाई या बहन है जो कि जुड़वा थे और उन्होंने भी ग्रुप सी के लिए अप्लाई किया था, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर उसके बाद आप नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी डिटेल में आपसे सवाल पूछा जैसे कि आर यू ए बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि आप हरियाणा के स्थायी निवासी है, अगर है तो आप यस करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी है और अपलोड भी करनी है। जैसे कि सवाल है परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP फैमिली आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी, साथ ही परिवार पहचान PPP मेंबर आईडी भी आपको देनी है। पहले फैमिली आईडी, नीचे मेंबर आईडी। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड भी करना है। अब आपका फिर से सवाल आएगा कि निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए। तो गाइज वैसे तो 3 साल तक वैलिड होता है, बट अगर मैं देखूँ जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं वो बेसिकली 1 अप्रैल 2025 के बाद के मांगे हैं। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते या अभी आप बनवा सकते हैं नया, तो आप वो बनवा करके वो अपलोड कर दीजिए। या फिर गाइज आप यहाँ पर जो आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है डोमिसाइल का वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, बट मैंने आपको बता दिया उसमें थोड़ा रिस्क है और इसमें रिस्क नहीं है। तो सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर अपलोड डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर पूछा नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी हुआ है। ऐसा ही कुछ सर्टिफिकेट आपका जो हरियाणा शासन है उसकी तरफ से जारी होता है। तो इसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा सक्षम अधिकारी उप जिलाधिकारी, तो यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है उप जिलाधिकारी ने। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है, सेम फॉर्मेट में रहेगा और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में क्या लिखा हुआ है उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसमें लिखा है उप जिलाधिकारी, तो आप यहाँ पर इसी प्रकार से उसी पोस्ट का नाम लिख देंगे जिस पोस्ट का नाम सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे रेफरेंस सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट नंबर। तो इसमें गाइस आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आप यहाँ पर इसमें रेफरेंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर फिल कर देंगे। उसके बाद आता है डेट ऑफ इशू, यानी कि कब इशू हुआ है। तो जारी दिनांक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस डेट में हुआ है। तो जारी दिनांक के सामने जो डेट लिखी हुई है वो डेट आपको बता देनी है। इसमें डेट का जो फॉर्मेट है वो डेट मंथ ईयर नहीं है, बल्कि पहले मंथ है, उसके बाद में डे है और फिर जो आपका ईयर है वो मेंशन किया गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसको फिल कर देना है। देन आप देखेंगे आपका सर्टिफिकेट, तो आपको आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आइए जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। इस तरह से आप यहाँ पर टिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा और आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसका अगेन व्यू भी कर सकते हैं। नीचे आती है आपकी कैटेगरी की डिटेल, जहां पर सीईटी कैटेगरी आपने क्या सेलेक्ट किया है, फिर किस में आप आते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आएगी कैटेगरी, तो अगर आपको अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको जनरल में अप्लाई करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जनरल के अलावा जो अन्य कैटेगरी वाले कैंडिडेट है वो जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो जनरल कैंडिडेट है वो जनरल में ही अप्लाई करेंगे। तो जो आपको आपकी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है वो कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड गाइज फिर आपको आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है कास्ट का, तो इसमें भी सेम तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि उत्तर प्रदेश शासन
ऑप्शन कई बना हुआ है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जारी हुआ है सक्षम अधिकारी के नीचे लिखा हुआ है तहसीलदार। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश करके जो भी पोस्ट लिखी हुई है वही पोस्ट आपको यहाँ पर इसमें इश्यूइंग अथॉरिटी में लिख देनी है। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे रेफरेंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नंबर। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो नंबर लिखा है वो फिल कर देंगे। डेट ऑफ इशू, कब ये इशू हुआ है, तो जारी दिनांक के सामने जो भी डेट लिखी हुई है वो डेट आपको यहाँ पर भर देनी है। इसमें भी मैं आपको बता दूँ कि पहले आपको मंथ लिखना है, फिर आपको यहाँ पर जो आपका डे है वो लिख देना है और उसके बाद में आपकी डे और फिर उसके बाद में आपका जो ईयर है वो इस तरह से। फिर आप यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है निवास का कास्ट का वो अपलोड कर देंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे 3 सवाल है, एक है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है या फिर आप एक्स सर्विसमैन की फैमिली से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन हैं या फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आपके पास ABC NCC लेवल का सर्टिफिकेट है, चाहे AB का हो या A का हो, चाहे B का, चाहे फिर C लेवल का, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस कैंडिडेट की मेरे पास इन्फॉर्मेशन है CET की, वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इस एडवर्टाइजमेंट में एलिजिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस इंटरफेस के साथ में आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पाऊंगा। बट हाँ, मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में डिटेल्स को अपनी भाषा में समझा सकूँ कि कैसे आपको आगे का फॉर्म कंप्लीट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आपके सामने इसके बाद में एड्रेस डिटेल का सेक्शन आएगा जो कि इस तरह का रहने वाला है। गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आप यहीं से मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन को समझ करके अच्छे डिटेल में अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा कॉरेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस हो आप यहाँ पर मेलिंग एड्रेस में लिखेंगे। आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो एरर आता रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो देखेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका विलेज सेलेक्ट करना है, फिर आपकी सिटी तहसील क्या है, आपका पिन कोड क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, STD कोड, लैंडलाइन नंबर। जिन ऑप्शन के सामने ये रेड स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये ऑप्शन फिल करना अनिवार्य है, और जिनके सामने स्टार नहीं है उस ऑप्शन को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आप देखेंगे परमानेंट मेलिंग एड्रेस। ऊपर आपने भरा प्रेजेंट एड्रेस और नीचे आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस टिक कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, आपको अगेन सेम एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट अगर अलग अलग है तो अनटिक करके आप अलग से भर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर सबमिट के ऊपर जो नीचे की तरफ है उस पर क्लिक कर देंगे। फिर आएगी आपने किस पोस्ट पर अप्लाई करना है वो, तो यहाँ पर कैटेगरी नंबर फर्स्ट पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, और दूसरा है कैटेगरी नंबर 3 जो कि है आपकी मेल कांस्टेबल की वैकेंसी रेलवे पुलिस के अंदर। तो अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते, दोनों को प्रेफरेंस देना चाहते तो आप दोनों को टिक कर दीजिएगा। और ये टिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है। तो इसमें पूछा कि पास्ट हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन, यानी कि आपने जो 10वीं है उसके अंदर या फिर हायर क्वालिफिकेशन के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत पढ़ा है। तो आप यहां पर इसमें देखेंगे अपलोड डिटेल्स के ऊपर क्लिक जैसे ही करेंगे तो डॉक्यूमेंट टाइप में आपको मैट्रिक सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप 10th भी लिख सकते हैं अगर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। फिर आपका जो 10वीं का रोल नंबर है या फिर जो रजिस्टर नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। कोई एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आपका 10th का रोल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताना होगा, यानी कि किस साल के अंदर पास की है। उसके बाद आप यहाँ पर इसमें ईयर ऑफ कंप्लीशन, तो वो देखेंगे ईयर ऑफ कंप्लीशन भर देंगे, यानी कि कब आपने कंप्लीट कर ली थी। डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका रिजल्ट या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। ये डेट आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे टोटल मार्क्स या फिर मैक्सिमम CGPA। अगर CGPA के अंदर है तो मैक्सिमम CGPA लिखेंगे, अगर नंबर्स के अंदर आपके नंबर है तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर डाल देने, और उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो आप डालेंगे। और फिर यहाँ पर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो भी आप अपलोड कर देंगे। ये अपलोड करने के बाद में आप यहां पर नीचे टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए, और व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में सेम इंटरफेस आपके सामने आएगा जैसे कि अभी 10th के समय आया था। इसमें भी आपको सेम तरीके से इन्फॉर्मेशन भर देनी है, जैसे कि आपने किस ईयर के अंदर कंप्लीट कर ली थी, आपका रोल नंबर क्या था, आपके कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी। उसके बाद आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको ग्रुप नंबर सेलेक्ट करना है। इसमें गाइज आप देखेंगे कैटेगरी नंबर फर्स्ट पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, प्रायोरिटी इसको फर्स्ट है, रिक्वायर्ड एक्शन तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर यहाँ पर किसको आप किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको आप टिक कर देंगे। इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर गाइज आगे बढ़ेंगे,
और आगे बढ़ने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से फोटोग्राफ सिग्नेचर आ जाएगा आपका। अगर आपको अपलोड करने को बोला जा रहा है तो आप अपलोड कीजिए, अगर आपका CET से फैच कर लिया गया तो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू है, आप देख सकते हैं। आपको एक एक करके अच्छे से सभी जानकारी चेक करनी है और नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आ जाने के बाद में आप यहाँ पर इसमें सभी डिटेल्स को वेरीफाई करते हुए सबमिट के ऊपर, या फिर कह लीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया, प्लीज़ टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस पेज बाय क्लिकिंग ऑन प्रिंट बटन। यानी कि जो भी आपके सामने अभी इंटरफेस आया, आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आप इसको निकलवाएंगे। निकलवाने के बाद में इसका साइज मैक्सिमम 5 MB रखा है। फिर गाइज आप उसको निकलवाने के बाद में जब आप प्रिंट कर लेंगे तो इस पर आपको साइन करने होंगे। जहाँ पर आपको साइन करने को बोला जा रहा है आप वहाँ पर साइन कीजिए और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर इस फाइल को अपलोड करेंगे। यानी कि आपने इसको निकलवाया, साइन किया, साइन करने के बाद अगेन आपने इसको स्कैन किया, एक PDF फाइल के अंदर बनाया। अगर PDF फाइल का साइज 5 MB से ज़्यादा हुआ तो अपलोड नहीं हो पाएगा। और उसके बाद में फिर आप इस फाइल को जहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है उसको अपलोड करेंगे और उसके बाद में आप सबमिट करेंगे, तब जाकर के आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। अगर मेरे पास किसी ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन आ गई जो कि मेरे द्वारा अपना CET का फॉर्म भरवाना चाहता है तो मैं आपके लिए अगेन एक और वीडियो अच्छे से बना दूंगा और भी डिटेल के साथ में, और अपने ही द्वारा इस तरह से फुल इंटरफेस के साथ में, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया हुआ था। तो अगर आप मुझे अपनी डिटेल देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सर आप हमारा फॉर्म भी कंप्लीट कर दीजिए और आप जो फॉर्म भरने की वीडियो भी बना दीजिए, तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा। मेरी इंस्टाग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर मैं आपको इंस्टाग्राम ID एक बार दिखा भी देता हूं अपनी। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर दीजिए अपना जो SSC CET का नंबर है वो और अपना कॉन्टैक्ट नंबर है वो, आपका CET का नंबर भी और कॉन्टैक्ट नंबर भी, ताकि जब OTP वेरिफिकेशन हो मैं आपको कॉल कर सकूँ और जो डिटेल्स है फॉर्म भरने की वो आपसे ले सकूँ, जिससे कि आपकी फॉर्म भी भर दिया जाएगा, आपकी डिटेल भी हाइड कर दी जाएगी और जो बाकी कैंडिडेट परेशान है फॉर्म को लेकर के कि कहाँ पर क्या भरना है उनको भी यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो इस तरह से बनाऊँ जिसमें कि अच्छे से सारी चीज़ें और भी डिटेल में क्लियर करूँ, तो आप अपनी डिटेल शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज ये थी आपकी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।